इम्पोर्टेंट 50 के 50 टॉपिक बताए हैं। अगर कोई स्टूडेंट इन 50 टॉपिक को बोर्ड एग्ज़ाम से पहले एकदम अच्छे से तैयार करके चला जाता है, इस बात की गारंटी है कि 70 में 70 नंबर लाने से आपको एग्ज़ाम में कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि बहुविकल्पी हो, लघुत्तरी हो या विस्तृत उत्तरी प्रश्न हो, सभी के सभी इन्हीं टॉपिकों से जो बताए गए PDF में क्वेश्चन है यहीं से आएंगे, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश भैया और स्वागत है आप सभी का F24 क्लासेस पर। तो देखो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैं आप सभी लोगों को इस टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें दे रहा हूं। तो उसी इंपॉर्टेंट क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट क्लास आ चुकी है जिसमें अब मैं आपको बताने वाला हूं। साइंस सब्जेक्ट का एक भाग होता है जिसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजी। सभी को पता है बायोलॉजी, ठीक है। तो देखिए बायोलॉजी में क्या होता है कि बहुत सारे टॉपिक आपको देखने को मिलते होंगे, लेकिन मैंने टोटल 50 इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए ढूंढे हैं। ये 50 इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर आप बोर्ड एग्जाम से पहले एकदम घोर करके पी लेते हो तो ये मान के चलिए कि आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। देखो ये वो टॉपिक है ना जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब इन टॉपिकों से प्रश्न बार बार बनते हैं, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हो, मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुविकल्पीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के जो भी प्रश्न होंगे, जो भी प्रश्न, वो सभी के सभी आपको इन्हीं टॉपिकों से देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा आज का वन शॉर्ट लेक्चर होने वाला है। जिसने इसको कंप्लीट देख लिया भाई, वो बोर्ड एग्जाम में एकदम मचा करके आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको तैयार करना है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है भाई। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है कि पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है और पोषण के जो प्रकार होते हैं भाई वो आपको बताने हैं। तो पहला टॉपिक आपको तुरंत नोट कर लेना है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। फिर आपका अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पाचन से, ठीक है, कि पाचन से आप क्या समझते हो, ठीक है। एक मिनट, अगला टॉपिक है कि पाचन से आप क्या समझते हैं। मनुष्य की आहार नाल में, यानी कि जो मनुष्य की आहार नाल में जो पाचन की प्रक्रिया होती है उसका आपको वर्णन करना है। ये भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो इसको भी आप जरूर तैयार करके जाएंगे, ठीक है। तीसरा टॉपिक है कि श्वसन से आप क्या समझते हो, जैसे कि श्वसन हो गया, पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया, वाष्पो उत्सर्जन हो गया, ठीक है। ये सभी के सभी टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक हैं, जरूर आते हैं एग्जाम में, तो छोड़ करके तो बिल्कुल मत जाना, ठीक है। तो श्वसन इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा आपको तैयार कर लेनी है और इसके जो प्रकार होते हैं, शोषण नहीं होगा ये, परिभाषा एवं पोषण के प्रकार, ठीक है। एवं पोषण, इसमें देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर श्वसन के प्रकार तैयार करने हैं, ना कि शोषण या पोषण के प्रकार तैयार करने हैं, ठीक है। तो पोषण के प्रकार तो आप आगे वैसे भी तैयार कर लोगे, ठीक है। तो इसमें श्वसन क्या होता है ये बताना है, ठीक है। जो टॉपिक होता है श्वसन, उसमें आपको श्वसन की डेफिनेशन, श्वसन की परिभाषा, श्वसन के प्रकार और श्वसन से आप समझते क्या हो, वो सारी चीज़ें एकदम, मतलब पूरा टॉपिक एकदम डिटेल से पढ़ना है। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं आगे के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए अगला टॉपिक नंबर 4 हम लोगों का है कि श्वासोच्छ्वास से आप क्या समझते हैं, यानी जो श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया होती है, श्वासोच्छ्वास, ठीक है, इससे आप क्या समझते हो। और श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है, बहुत बार आया है बोर्ड एग्जाम में। और आपको ये प्रश्न 2025 के किसी ना किसी सेट में ज़रूर देखने को मिलेगा कि भैया श्वासोच्छ्वास और श्वसन में क्या अंतर होता है, इसको स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये भी आप लोगों की एग्जाम की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर इसको तैयार करके जाना, ठीक है। चलिए 5 नंबर टॉपिक की बात करते हैं स्टूडेंट। तो 5 नंबर टॉपिक है कि परिवहन, वहन या संवहन, यानी परिवहन को वहन भी कहते हैं, परिवहन को संवहन भी कहते हैं, ठीक है। ये तीनों एक ही हैं। तो आप लोगों को इसकी डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा और इसके जो प्रकार हैं वो तैयार कर लेनी है, ठीक है। अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा कोई भी प्रश्न तो ये मान के चलिए जो मैं यहाँ पर टॉपिक लिख रहा हूँ और टॉपिक के बाद जो चीज़ आपसे कह रहा हूँ वो तैयार कीजिए, वही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगी। जैसे कि मैंने लिखा कि परिवहन टॉपिक में आपको क्या क्या तैयार करना है, तो परिवहन टॉपिक में आपको परिभाषा के साथ साथ इसके प्रकार तैयार करने हैं। ये 2 चीज़ें आती हैं, 4 में आएगा या 2 नंबर में आएगा या तो 6 नंबर में आएगा, तो इसी के अंदर से पूछा जाएगा।
वैसे परिवहन लॉन्ग टॉपिक नहीं है, यानी 6 नंबर में नहीं पूछा जाता है, 4 नंबर में बेसिकली आपको देखने को एग्जाम में मिलता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है धमनी। तो धमनी में आपको क्या तैयार करना है, तो धमनी क्या होती है ये तैयार करना है, और इसी के साथ सिरा, जो सिरा क्या होती है वो आपको तैयार करना है। जब इन दोनों को तैयार कर लोगे तो धमनी और सिरा के बीच में अंतर परीक्षा में आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। इसीलिए धमनी क्या है, सिरा क्या है, इसको मैंने आपको पहले बताया कि आपको ये पहले तैयार करना है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक नंबर 7 है कि मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र से, ठीक है, आप क्या समझते हो। तो मनुष्यों में जो एक रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है और इसका फिगर यानी जो इसका चित्र होता है, चित्र, ठीक है, वो भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है। चित्र, रुधिर परिसंचरण का चित्र पूछ देगा और बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का चित्र बनाने के लिए आता है। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपको रुधिर परिसंचरण का जो चित्र है वो भी बनाना सीख लेना है। ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, तो फिर सीख लेना। अगला टॉपिक देखिए मानव हृदय। अब देखिए हृदय 2 तरीके से आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहला व्यवस्थात्मक काट का चित्र सहित आपको वर्णन करना है, और दूसरा जो होता है बाहरी संरचना का जो है वो वर्णन करना है। ठीक है, फिलहाल की मैंने यहाँ पर अंदर की संरचना जो व्यवस्थात्मक काट होता है उसको ही केवल लिखा है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाहर की संरचना उतनी ज्यादा परीक्षाओं में नहीं आती है, तो मैंने हो सकता हो आगे और लिखी भी हो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर मैंने नहीं लिखी है अभी। 9 नंबर अगला टॉपिक है कि लसिका क्या है। रुधिर एवं लसिका के बीच में अंतर बहुत आता है बोर्ड एग्जाम में। जिस तरह धमनी और सिरा में अंतर आता है, उसी तरीके से रुधिर एवं लसिका में भी बहुत अंतर आता है एग्जाम में। चलिए अगला टॉपिक की बात करता हूं मैं। अगला टॉपिक है डियर कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में आपको क्या क्या तैयार करना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन तैयार करनी है, यानी परिभाषा तैयार करनी है। इसकी जो प्रक्रिया होती है वो आपको तैयार करनी है, और उसकी जो क्रिया विधि है वो तैयार करनी है। इसका सचित्र वर्णन आपको तैयार करना है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि ये वही टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पो उत्सर्जन, वाष्पो उत्सर्जन हो गया आपका, केवल उत्सर्जन हो गया, श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, ठीक है, पाचन हो गया। यही टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में आपके आते हैं। इससे बाहर कोई टॉपिक नहीं आएगा। अगर आपने केवल मेरे द्वारा बताए गए इन सभी महत्वपूर्ण 50 टॉपिकों को तैयार कर लिया एग्जाम से पहले, गारंटी ले रहा हूं आपको कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो छूटेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, देखिए, और जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जो लोग चाहते हैं कि भैया हमको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखी है, तो आप लोगों को क्या करना है, पर्टिकुलर उस लिंक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद उस लिंक को आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत अमाउंट है, अगर आप उसको पे कर दोगे, थोड़ा सा अमाउंट है, पे कर देना, और आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है। देखिए अभी आपने प्रकाश संश्लेषण टॉपिक पढ़ा, जिसमें परिभाषा, क्रियाविधि का पूरा एकदम सचित्र से वर्णन किया, लेकिन प्रकाश संश्लेषण का उपयोग कहां कहां पर होता है, तो उससे संबंधित 3 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट है प्रश्न वो है ये वाला, दूसरा वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एग्जाम में आता है बहुत, कि मंड, इसको मंद नहीं मंड बोलेंगे, मंड की उपस्थिति के लिए आधिपत्य वाले मोल का प्रयोग। ये बहुत बोर्ड एग्जाम में आता है, मंड की उपस्थिति के लिए आधिपत्य वाले मोल का प्रयोग बहुत एग्जाम में आता है। इसको जरूर तैयार करके जाना, 2 नंबर वाले क्वेश्चन को। फिर पहला प्रश्न था इसी का, प्रकाश संश्लेषण का, कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तीसरा है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कैसे निकलती है। ठीक है, तो ये तो बोर्ड एग्जाम में उतने नहीं आते हैं, लेकिन ये दूसरा वाला प्रश्न हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है किसी ना किसी तरह में। हर साल का मतलब प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं 20 नंबर, कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उससे संबंधित। देखिए बच्चों, यहां से आपके प्रश्न स्टार्ट हुए थे। ठीक है, यहां से आपके प्रश्न स्टार्ट हुए थे, यहां से प्रश्न स्टार्ट हुए थे और यहां पर जाकर के खत्म हुए हैं।
तो मतलब प्रकाश संश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बनने वाले प्रश्न भी अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। तो जैसे यहाँ प्रकाश संश्लेषण का ये बहुत एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक कह सकते हो, फिर प्रश्न कह सकते हो कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत एग्जाम में आता है, इसको जरूर तैयार करके जाना। अगला टॉपिक है 13 नंबर कि पादपों में जल का परिवहन। देखिए पादप यानी कहने का मतलब होता है पेड़। पादप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ। पादप का मतलब होता है पेड़। पादप का मतलब क्या होता है? पेड़। तो पेड़ों में जल का परिवहन कैसे होता है, इसके लिए दो विधियां होती हैं, दो तरीके होते हैं। तो सबसे पहला तरीका होता है मूल रूपों द्वारा जल का अवशोषण और दूसरा तरीका होता है जड़ में संवहन, जड़ में पानी का संवहन। तो सबसे पहला तरीका होता है जिसको हम लोग कहते हैं जाइलम, जाइलम। दूसरा तरीका होता है फ्लोएम। तो देखिए जाइलम से बनने वाला प्रश्न ये है, फ्लोएम से बनने वाला प्रश्न ये है। तो जाइलम के लिए क्या आपको तैयार करना है? मूल रूपों द्वारा जल का अवशोषण, बहुत इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। और दूसरा है जड़ में पानी का संवहन, फ्लोएम। ये 2 नंबर में ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जड़ में पानी का संवहन, मूल रूपों द्वारा जल का अवशोषण, ये 2 टॉपिक आपको बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करने हैं स्टूडेंट। चलिए अब मैं आपको आगे की जो टॉपिक है वो बताने वाला हूँ। चलिए अगला टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं, तो आप सभी लोग नोट कर लीजिए, ठीक। अगला महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए कि मूल दाब से आप क्या समझते हैं, यानी जो मूल दाब होता है उससे आप क्या समझते हो। 15 नंबर टॉपिक है कि वाष्पो उत्सर्जन की परिभाषा, मतलब वाष्पो उत्सर्जन टॉपिक एंटर कर चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। हालांकि जो मूल दाब है ये आपके बोर्ड परीक्षा में केवल 2 नंबर का ही पूछा जाता है परीक्षाओं में, लेकिन मैंने आपके बोर्ड एग्जाम में मूल दाब आएगा किस तरीके से वो भी मैंने एकदम अच्छे से लिख रखा है कि मूल दाब से आप क्या समझते हो। देखो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक तो बता रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ कि आपके परीक्षा में जो टॉपिक हैं उनसे प्रश्न कैसे बन सकते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर उस तरीके से मेंशन किया है कि कोई स्टूडेंट अगर आप बोर्ड एग्जाम से पहले भी इस वीडियो को देख रहा है तो वो बोर्ड एग्जाम में इतने अच्छे नंबर ले आए इस वीडियो को देख करके कि उसने सोचा भी नहीं होगा। अगर आप इस पूरी वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो 70 में 70 नंबर आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से ला सकते हो। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं कि वाष्पो उत्सर्जन मैंने ले रखा है। तो वाष्पो उत्सर्जन में सबसे पहले कैसे प्रश्न आएगा, तो इसकी सबसे पहले परिभाषा ही पूछ सकता है, ठीक है। फिर आपको प्रभावित करने वाले जो इसके कारक होते हैं, जैसे कि आपने अभी ये प्रकाश संश्लेषण में प्रभावित करने वाले कारक समझे थे ना, तो सेम वैसे ही वाष्पो उत्सर्जन में भी प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उसको पढ़ना है और इसके जो प्रकार होते हैं उसको पढ़ना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, तो मैंने इसको लगा दिया इंपॉर्टेंट। अगर आप तैयार करके जाओगे तो मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ कन्विक्ट, क्योंकि ये प्रश्न ना बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, एकदम छोड़ करके मत जाना है इसको, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक 16 नंबर। देखिए अब देखिए स्टूडेंट, आपको रंध्र में क्या तैयार करना है। रंध्र क्या होते हैं, तो रंध्र बेसिकली पत्ती जो होती है ना, पत्ती तो पत्ती कुछ इस तरीके की होती है और इसमें जो ये आपको लाइन आकार की कोई ये संरचना दिख रही है ना, ये इसी को रंध्र बोलते हैं। तो रंध्र क्या करना है, रंध्र की संरचना बनानी है, इसके खुलने तथा बंद होने की जो प्रक्रिया होती है इसका एकदम बेस्ट तरीके से आपको वर्णन करना है और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए, ठीक है। तो चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं 17 नंबर। उत्सर्जन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एंटर कर चुका है इन टॉपिकों में, यानी उत्सर्जन टॉपिक आ चुका है आपके लिए। तो सबसे पहले उत्सर्जन क्या होता है, मानव में उत्सर्जन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन, यानी कि भैया इसको आपको चित्र सहित वर्णन करना है, ठीक है। इसका क्या करना है, चित्र सहित एकदम वर्णन पढ़ लेना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कह सकते हो आप लोग, जरूर तैयार करके जाना, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक 18 नंबर टॉपिक क्या है, टॉपिक है कि समन्वयन एवं नियंत्रण क्या है, यानी समन्वयन क्या है और नियंत्रण क्या है। जंतुओं में समन्वय, जो जंतुओं में जो समन्वय होता है इससे आप क्या समझते हैं, इससे आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। इसको भी आप जरूर तैयार करके जाओगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला टॉपिक है 19 नंबर, तंत्रिका तंत्र। कि तंत्रिका तंत्र जो होता है भाई बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो फिगर है
कितना इंपॉर्टेंट है इसका फिगर मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी की होगी तो आपको ज़रूर बताया होगा आपके स्कूल के टीचर ने या फिर कोचिंग वगैरह के टीचर ने कि तंत्रिका तंत्र बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है। लेकिन तंत्रिका तंत्र का और भी किस तरीके से प्रश्न बन सकता है परीक्षाओं में, तो उसको बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तंत्रिका तंत्र से प्रश्न जो बनेगा वो बनेगा तंत्रिका ऊतक से आप क्या समझते हो। इसके बाद न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका की संरचना, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका की संरचना का सचित्र वर्णन। तो ये है इंपॉर्टेंट पूरा टॉपिक। आपको तंत्रिका तंत्र की सबसे पहले फिगर तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद तंत्रिका ऊतक से, यानी तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका ऊतक से आप क्या समझते हो, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका की संरचना, इसका सचित्र वर्णन तैयार कर सकते हो, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर तैयार करके जाइएगा, ठीक। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है। अगला टॉपिक है मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु में आपको क्या समझते हो, सबसे पहले ये आपको तैयार करना है। इसकी परिभाषा और इसके कार्यों को आपको तैयार करके जाना है। इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम के लिए, जरूर इसको तैयार करके जाइए। अगला टॉपिक 21 नंबर की प्रतिवर्ती क्रियाएं या फिर रिफ्लेक्स क्रिया से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा व उदाहरण स्पष्ट कीजिए। यानी भैया जो आप लोगों की प्रतिवर्ती क्रिया होती है, इसी को हम रिफ्लेक्स क्रिया भी बोलते हैं, तो इससे आप क्या समझते हैं और इसकी परिभाषा के साथ इसका उदाहरण भी आपको स्पष्ट करना है। चलिए अगला टॉपिक देखिए 22 नंबर कि पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं और इसकी प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पादप हार्मोन, इसको भी आपको तैयार करके जाना है। अगला टॉपिक देखिए 23 नंबर कि पादप हार्मोन की परिभाषा तथा पादप हार्मोन का वर्गीकरण। अब देखिए पादप हार्मोन तो आपने पढ़ लिया भैया कि पादप हार्मोन से आप समझते क्या हो, इसकी विशेषताएं भी अगर आपने समझ ली है, लेकिन अब इससे संबंधित बोर्ड परीक्षा में टिप्पणी पूछी जाती है। टिप्पणी तो आपको कौन कौन सी टिप्पणी तैयार करनी है, तो सबसे पहली टिप्पणी आपको तैयार करनी है ऑक्सिन। सबसे पहली आपको जो टिप्पणी तैयार करके जानी है वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन आपको तैयार करके जानी है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ एग्जाम के लिए। 1 नंबर में आपसे पूछी जा सकती है, या तो आपसे बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछी जा सकती है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्पणियां हैं, जैसे कि जिब्रेलिन हो गया, ठीक है, साइटोकाइनिन हो गया, एब्सिलिक अम्ल हो गया, पुष्पन हार्मोन हो गया, एथिलीन हो गया। तो ये सभी भी आपको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 2025 के लिए तैयार करनी है, क्योंकि ये भी आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 में 1 नंबर की, 2 नंबर की या 3 नंबर की या फिर 3 से 4 टिप्पणियां पूछी जा सकती हैं, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है 24 नंबर कि ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सिन होगा। ऑक्सिन व जिब्रेलिन क्या है, ऑक्सिन क्या है और जिब्रेलिन क्या है, ऑलरेडी आप पहले ही टिप्पणी में पढ़ चुके हो ऑक्सिन क्या है और जिब्रेलिन क्या है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न आएगा, ऐसे आएगा कि ऑक्सिन क्या है, यानी ऑक्सिन और जिब्रेलिन क्या है। ऑक्सिन व जिब्रेलिन के बीच, ऑक्सिन व ऑक्सिन व जिब्रेलिन के बीच में अंतर बताइए। और इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है, ठीक है भाई, जरूर तैयार करके जाना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अगले की बात करते हैं, यानी अगले टॉपिक की बात करते हैं, यानी 25 नंबर टॉपिक की बात करते हैं कि साइटोकाइनिन क्या है तथा दोनों के बीच में अंतर बताइए। साइटोकाइनिन, अभी आप लोग केवल साइटोकाइनिन को तैयार करो, क्योंकि साइटोकाइनिन के साथ किसके बीच में आपको अंतर बताना है वो यहाँ पर नहीं लिखा है, तो केवल अभी इतना तैयार करो कि साइटोकाइनिन क्या है। 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखिए 26 नंबर टॉपिक है कि हार्मोन तथा अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं इसकी परिभाषा आपको तैयार करनी है। 2 नंबर में या 1 नंबर में प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। चलिए 27 नंबर टॉपिक है कि पादपों में अलैंगिक जनन पादपों में जो अलैंगिक जनन होता है इससे आप क्या समझते हैं।
अलैंगिक जनन की विधियों का, वीडियो नहीं विधियों का वर्णन कीजिए। तो पौधे यानी पादपों में अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है उससे आप क्या समझते हो, अलैंगिक जनन की जो विधियां होती हैं उसका आपको वर्णन करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है 4 नंबर के लिए ये, ठीक है, ज़रूर तैयार करके जाना। चलिए, इससे बाहर आपके परीक्षाओं में स्टूडेंट कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। केवल आपको ये 50 टॉपिक, केवल ये 50 महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैं बताने वाला हूँ उसको आपको एग्जाम में तैयार करके जाना है बस। 28 नंबर टॉपिक देखो, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। कायिक जनन को कायिक प्रवर्धन भी बोलते हैं, यानी आप लोग इसको कायिक जनन से भी आपके परीक्षा में प्रश्न आ सकता है और कायिक प्रवर्धन भी पूछा जा सकता है, यानी दोनों ही आएंगे भाई, कायिक जनन भी आएगा और कायिक प्रवर्धन भी आएगा और दोनों का आंसर एक ही होगा। तो इसीलिए मैंने लिख दिया कि कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, पादपों में किन किन भागों से कायिक जनन होता है, कायिक जनन के लाभ आपको भी लिखने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा टॉपिक आपको बड़े अच्छे से एग्जाम की दृष्टि से तैयार करना। चलिए 29 नंबर टॉपिक की बात करते हैं। तो कह रहा है कि लैंगिक जनन से आप क्या समझते हो। अभी तक अलैंगिक जनन आया था, अब आ गया लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन से आप क्या समझते हो और पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, सभी भागों का विस्तार सहित वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका, इसको भी जरूर तैयार करके जाइए। चलिए अगला 30 नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, यानी जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनमें लैंगिक जनन किस तरीके से होता है, तो उसका आपको सचित्र वर्णन करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 31 नंबर टॉपिक है परागण। अब देखिए परागण भी आपका एक परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, परागण। तो परागण क्या है, परागण के प्रकार, जैसे कि स्वपरागण हो गया और परपरागण, इसके बीच में आपको अंतर पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट यहाँ तक आपके 30 या फिर कह सकते हो 31 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक, और इन्हीं टॉपिकों से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएंगे, ठीक है। अब बताते हैं आगे के जो टॉपिक हैं। चलिए तो अगले टॉपिक की बात करते हैं 32 नंबर टॉपिक की। 32 नंबर टॉपिक की बीजांड की संरचना, यानी बीजांड की संरचना केवल आपको बनानी है। 2 नंबर में प्रश्न आ सकता है या तो 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है, एग्जामिनर पर डिपेंड है कि वो कितने नंबर का इसे दे, लेकिन बीजांड की संरचना आती जरूर एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए निषेचन से संबंधित प्रश्न आ सकता है कि निषेचन से आप क्या समझते हैं, परागण, 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 परागण तथा निषेचन में आपको अंतर एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। 34 नंबर टॉपिक है कि निषेचन क्या है, निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन का सचित्र वर्णन कीजिए। ये 2 टॉपिक मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के हैं, बहुत एग्जाम में आते हैं। निषेचन से आप क्या समझते हो, परागण और निषेचन में अंतर, निषेचन क्या है, निषेचन के बाद पुष्पीय पौधों में होने वाला परिवर्तन क्या होता है। और इस प्रश्न के लिए आपको स्टूडेंट चित्र तो ज़रूर तैयार करके जाना है, कंपलसरी है एकदम, क्योंकि चित्र ही एग्जाम में आता है इसका, कंपलसरी इसका फिगर एकदम। चलिए अगला टॉपिक नंबर 35 नंबर टॉपिक कि जंतुओं में जनन पर टिप्पणियाँ। जंतुओं में जो जनन होता है उससे संबंधित आपके परीक्षाओं में मैंने 3 टिप्पणियाँ जो बहुत आती हैं उसको ले रखा है। सबसे पहली कालिकोत्पादन द्वारा जनन, दूसरी है पुनरुद्भवन और तीसरी विखंडन द्वारा जनन। अब ये तीनों की तीनों अगर आप तैयार कर लेते हो एग्जाम में, तो ये मान के चलिए 2025 बोर्ड के परीक्षा में ये 3 टिप्पणियाँ किसी ना किसी सेट में रखी हुई हैं। आपको ये 3 ज़रूर तैयार करके जानी है, आप इनको वेरी इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला टॉपिक है 36 नंबर की जनसंख्या वृद्धि क्या है, यानी जो जनसंख्या वृद्धि है ये क्या है, जनसंख्या वृद्धि का मानव समाज पर दुष्प्रभाव जो पड़ रहा है उसके कारण आपको बताने हैं। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के व्यवहारिक उपाय भी आपको बताने हैं। देखिए अगर आपने हिंदी को अच्छे से पढ़ा होगा तो हिंदी में आपने जनसंख्या वृद्धि पर निबंध ज़रूर पढ़ा होगा। तो अगर आपने निबंध पढ़ा तो इस क्वेश्चन को भी निबंध के तरीके से आप लिख सकते हो, बेहिचक आपको पूरे नंबर मिलेंगे क्योंकि ये निबंध ही है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि के बारे में एकदम डिटेल से आपको चर्चा करनी है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 2024 में ही 2 से 3 सेट में पूछा गया था, ठीक है। चलिए 37 नंबर टॉपिक देखिए, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन क्या है, परिवार नियोजन की जो विधियां होती हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, परिवार नियोजन।
तो परिवार नियोजन क्या है, परिवार नियोजन की जो विधियां हैं इनका विस्तार सहित आपको वर्णन करना है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है 38 अनुवांशिकता। तो अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, यानी अब हम लोग लास्ट चैप्टर पर आ चुके हैं जो है कि मेंडल का वर्गीकरण। ठीक है, तो उसका सबसे पहला टॉपिक है कि अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, और 2 नंबर में इसकी डेफिनेशन जरूर आती है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला 39 नंबर टॉपिक है मेंडल कौन थे, मेंडल की सफलता के कारण और मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन सी वस्तु का चयन किया, कारण बताइए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा टॉपिक अगर आप पढ़ लोगे तो आपको मेंडल के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी, और मेंडल से संबंधित आपके बोर्ड एग्जाम में MCQ जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर तैयार करके जाना। 40 नंबर टॉपिक की बात करते हैं, तो कह रहा है कि एक संकर, ठीक है, एक संकर या द्विसंकर क्रॉस क्या है, एक संकर क्रॉस क्या है या द्विसंकर क्रॉस क्या होते, दोनों के बारे में आपको बताना है। दोनों के दोनों प्रश्न 2-2 नंबर में 2 + 2 करके बराबर 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए 41 नंबर टॉपिक की बात करते हैं, तो कह रहा है कि मेंडल के नियमों का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी जो मेंडल के जो नियम थे उसका आपको सचित्र वर्णन करना है। ये 3 तरीके के नियम इन्होंने बताए थे, 3 तरीके के नियम बताए थे। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम विखंडन का, और स्वच्छ। अब देखिए तीनों नियम अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों नियम बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जरूर तैयार करके जाना। चलिए अगले टॉपिकों की बात करते हैं। चलिए देखिए अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रभावित, मतलब जो अभी आपने 3 नियम जो देखे थे उसी में सबसे पहला नियम था प्रभाविता का नियम, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है पृथक्करण का नियम, इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये प्लस 2 नंबर का ये, और टोटल आपके एग्जाम में 6 नंबर का प्रश्न, लॉन्ग प्रश्न बन सकता है। ठीक है, स्वतंत्र अपवहन का नियम, स्वतंत्र अपविहन का नियम। ठीक है, तीनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत जरूरी हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए 42 नंबर टॉपिक की बात करते हैं, यानी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मेंडल के कार्यों में प्रयुक्त शब्दावली, अब जो टिप्पणियाँ होती हैं उसको हम लोग शब्दावली भी कह सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणियां हैं ये बायोलॉजी की। सबसे पहली प्रभावी व प्रभावी लक्षण 4 नंबर में पूछी जाती है। एलियन नहीं, एलिल होगा, एलिल या एलिलोमॉर्फ 2 नंबर में, समयुग्मजी 2 नंबर में, संकर या एक संकरण क्रॉस व द्विसंकरण क्रॉस 2 नंबर में, फिनोटाइप और जीनोटाइप 4 नंबर में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्पणियां थी जो मैं आपको इस वीडियो में, जो मैंने आपको टॉपिक बताए, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, केवल इन्हीं टॉपिक को पढ़ के जाइए, कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और जिन लोगों को PDF का लिंक चाहिए हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, PDF का लिंक वहाँ पर आपको दे रखा है। थोड़ा बहुत आपको अमाउंट पे करना है, और अगर आप उस अमाउंट को पे कर दोगे तो आपको जो PDF है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले की बात करते हैं, अगले टॉपिक की। जो अगला हमारा टॉपिक है 43 नंबर, वो टॉपिक है कि जीन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप में अंतर बताना है। ठीक है, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप में आपको अंतर बताना है, तो 4 नंबर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है टॉपिक कि समयुग्मजी और विषम युग्मजी के बीच में अंतर बताना है, तो 4 नंबर में ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 45 नंबर टॉपिक है कि गुणसूत्र क्या हैं, जंतुओं व पादपों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती, तो ये भैया आपके टोटल 22 जोड़ी पाए जाते हैं, 23 जोड़ी पाए जाते हैं शायद, और टोटल 46 संख्या होती है इनकी। ठीक है, एक ओडोसोम की अगर मैं संख्या हटा देता हूँ तो केवल 22 जोड़ी बचते हैं, तो इनकी संख्या 44 हो जाती है। ठीक है, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ये तीनों के तीनों। 46 नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जीन किसे कहते हैं, जीन की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, (47) नंबर टॉपिक है DNA क्या है, इसके महत्व को समझाइए, यानी DNA क्या होता है इसके महत्व को आपको समझाना है। ठीक है, चलिए 48 नंबर टॉपिक है कि आनुवांशिक लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया होती है, आनुवांशिक लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया होती है ये क्या है, गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हो, आपको ये भी बताना है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हमारा है 49 नंबर टॉपिक
कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मनुष्यों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में आता है और बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है, तो बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो रह गए बचे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, थोड़े बचे हैं 2 से 3, उसको ही बात करते हैं। चलिए 49 नंबर टॉपिक, 50 नंबर टॉपिक, 51 नंबर टॉपिक और 52 नंबर, केवल इतने ही टॉपिक आपको तैयार करने हैं। और बोर्ड एग्जाम से बाहर अगर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए इन टॉपिकों से, तो मैं आपको लिए वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, क्योंकि भाई ये वही टॉपिक हैं जो हर साल प्रत्येक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देते हैं। इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा, इस बात का पूरा गारंटी है, एक्सपीरियंस है, इसी के दम पर वीडियो लाता हूँ। तभी आपको कहता हूँ कि जो बोलता हूँ वो आपको करना है और आप 70 में 70 ला सकते हो। ठीक है, 49 नंबर टॉपिक है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पर एक तथ्य प्रकट कीजिए। 50 नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैनले मिलर का प्रयोग, इंपॉर्टेंट है तो मतलब लिख लीजिए। लैमार्कवाद से आप क्या समझते हो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी विशेषताएं और इसका उदाहरण। डार्विनवाद से आप क्या समझते हो, इसकी विशेषताएं और उदाहरण। और इसके साथ साथ एक 53 नंबर टॉपिक और बना लो, लैमार्कवाद, लैमार्कवाद और डार्विनवाद, इसके बीच में अंतर एग्जाम में आएगा 2025 में, जिसको मैंने नहीं लिखना भूल गया मैं, तो उसके लिए आप जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, लैमार्कवाद और डार्विनवाद के बीच में अंतर 2025 के बोर्ड एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो फाइनली इस तरीके से इस वीडियो में जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट 50 के 50 टॉपिक बताए हैं, अगर कोई स्टूडेंट इन 50 टॉपिक को बोर्ड एग्जाम से पहले एकदम अच्छे से तैयार करके चला जाता है, इस बात की गारंटी है कि 70 में 70 नंबर लाने से आपको एग्जाम में कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि बहुविकल्पी हो, लघुत्तरी हो या विस्तृत उत्तरी प्रश्न हो, सभी के सभी इन्हीं टॉपिकों से जो बताए गए PDF में क्वेश्चन है यहीं से आएंगे, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा।